कहानी की शुरुआत एक गहरे और सुनसान जंगल से होती है। वहाँ दो आदमी किसी अदृश्य खतरे से जान बचाते हुए भाग रहे थे। उनमें से एक के हाथ में लकड़ी का डंडा था जिसे वो कसकर पकड़े हुए था। कुछ दूरी भागने के बाद उसने अपने साथी को खींचकर झाड़ियों के पीछे छिपा दिया। दोनों बुरी तरह हाँफ रहे थे। पहला आदमी बोला, अब और नहीं बच सकते और राक्षस तुम्हारे बहुत करीब है। दूसरे ने कहा, अगर हम उस बॉक्स का इस्तेमाल करें तो शायद कोई रास्ता निकल जाए। लेकिन पहले ने तुरंत इनकार किया। नहीं, वो चीज सुना भी खतरे से खाली नहीं है। उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक जोरदार दहाड़ ने जंगल को हिला दिया। दोनों फिर से भाग खड़े, लेकिन इस बार वो जीव उनके बिल्कुल पीछे था। घबराहट में डंडा पहले आदमी के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और तभी अंधेरे से एक भयानक विकृत हाथ धीरे धीरे उस डंडे की ओर बढ़ने लगा। दृश्य बदलता है। अब हम जोई नाम की लड़की को देखते हैं जो हाल ही में अपनी माँ के मौत के बाद अपने पिता के साथ ऑस्ट्रेलिया बसी है। माँ के जाने के बाद उसकी जिंदगी में जैसे सन्नाटा छा गया था। नए शहर, नए माहौल में उसे किसी से जुड़ाव महसूस नहीं हो रहा था। जब वो वीडियो कॉल पर अपने पुराने दोस्तों को मस्ती करते दिखती तो आंखें नम हो जाती। अगले दिन उसके कॉलेज से एक क्लास ट्रिप आयोजित होती। छात्रों का एक खास म्यूजियम दिखाने ले जाया जाता है। क्लास टीचर बताती है कि इस म्यूजियम में एलिमेंटलिज्म नाम के प्राचीन लोगों को चीजें रखी गई है जिनके पास असाधारण शक्तियां थी, जिन्हें ट्री ऑफ नॉलेज नामक रहस्यमयी पेड़ से वरदान मिला था। इतना सुनकर सब के बीच हल्की हंसी फैल जाती है। एवियर नाम का एक लड़का मजाक में बोलता है, हाँ मैम सही कह रही है, मैं भी वहाँ था। और सब खिलखिलाकर हंस पड़ते थे। बस में जोई को सीट मिलती है ओवन के पास। एक होशियार लेकिन ज्यादा बोलने वाला लड़का। उसका लगातार बोलना जोई को कभी कभी परेशान तो करता है, पर कहीं ना कहीं उसके अकेलेपन थोड़ा कम भी करता है। कभी पीछे से एक जामनी बालों वाली लड़की चिल्लाती है, चुप हो जाओ वरना दांत टूटेंगी। और बस में फिर से हंसी गूंज उठती है। कुछ देर बाद बस म्यूजियम पहुंचती है। वहाँ सबका स्वागत डॉक्टर रोशन करती है। वो इस म्यूजियम की मैनेजर है। वो छात्रों के एक एक चीज के बारे में बता रही होती है कि तभी जोई की नजर उस पुराने डंडे पर पड़ती है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। वो शीशे के अंदर रखा था, लेकिन किसी वजह से जोई का ध्यान उसी पर टिक जाता है। ओवन भी उसके साथ वहाँ पहुँचता है। दोनों बड़े ध्यान से उस डंडे को देखने लगते हैं। कभी डंडे पर बने अजीब निशान हल्के हल्के चमकने लगते हैं। बिना शीशा टूटे हुए डंडा बाहर आ जाता है, जैसे किसी ने अदृश्य शक्ति से खींच लिया हो। कोई ने झटकते हुए डंडे को उठाया और तभी वो निशान तेज रोशनी में चमकने लगे। उसी पर उसके दोस्तों के चेहरे पर भी वही निशान उभर आए। सब हैरान थे। कभी डॉक्टर रोशन दौड़ती हुई वहाँ आती है, इसने उठाई है। सब एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, इसने उठाया था, नहीं उसने छुआ था। लेकिन डॉक्टर रोशन ने उन्हें टाटा नहीं, उन्होंने शांत स्वर में कहा, मेरे साथ चलो अभी। वो सभी उनके ऑफिस में पहुंचे जहां चारों ओर अजीब और प्राचीन वस्तुएं रखी हुई थी। जोई ने घबरा कर पूछा, मैम ये सब हो क्या रहा है? डॉक्टर रोशन कुछ देर चुप रही, फिर बोली, ये डंडा साधारण नहीं है, ये ट्री ऑफ नॉलेज से बना है। वही पेड़ जिसने एलिमेंटलिज्म को उनकी शक्तियाँ दी थी। इसे कभी जादुई छड़ी की तरह भी इस्तेमाल किया गया है। ओवन ने उत्सुकता से पूछा, ये म्यूजियम में कब से है? डॉक्टर रोशन ओवन ने उत्सुकता से पूछा, ये म्यूजियम में कब से है? डॉक्टर रोशन बोली, लगभग 100 साल से। लेकिन जिस वैज्ञानिक ने इसे खोजा वो कभी लौटे नहीं। ये डंडा पहले कभी नहीं चमका, आज कुछ अलग हुआ है। उनकी बात सुनकर सब सुन्न रह गए। तभी केटली ने पूछा, अगर ये चमक रहा है तो इसका मतलब क्या है और हमारे चेहरे पर वही निशान क्यों है? डॉक्टर रोशन ने जवाब में एक छोटा काला क्यूब दिखाया। ये भी उसी डंडे के पास मिला था। अगर डंडा प्रतिक्रिया दे रहा है तो संभव है कि ये भी कुछ करे। देखो, इसे छू कर देखो। अब एक एक करके सबने क्यूब को छुआ। जैसे ही उंगलियां उस पर लगी, सबके शरीर सुन्न पड़ गए। बस जोई पीछे हट गई। उसे क्यूब से कुछ अजीब सा डर लग रहा था। तभी उसे अपने कानों में अपनी माँ की आवाज सुनाई दी, मेरे पास आओ। जोई ने डरते हुए क्यूब को छुआ और अगले ही पल सब कुछ गायब हो गया। अंधेरा छंटा तो उन्होंने खुद को एक सुनसान रेगिस्तान में पाया। गर्म हवा, सूखी रेत और कहीं दूर पहाड़ों की परछाइयां। केली नाम की वो जमनी बालों वाली लड़की घबरा गई। केली ने गुस्से में चिल्लाया, सब तुम्हारी वजह से हुआ है डॉक्टर। जोई ने उन्हें शांत करने की कोशिश की, पर तभी ओवन बोला, रुको, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। ये आवाज जंगल से आ रही है। जोई और उसके साथी चारों ओर देख रहे थे। सूरज सिर पर तपा रहा था और दूर तक बस सुनहरी रेत और समंदर फैला हुआ था। हवा में किसी अनजाने भय की गंध थी।
ओवन अब भी कह रहा था, मुझे कुछ सुनाई दे रहा है, जैसे कोई संगीत। सबने ध्यान लगाया और सचमुच कहीं दूर से किसी बांसुरी जैसी मधुर धुन गुज रही थी। डॉक्टर रोशन ने गहरी सांस ली और बोली, हमें जल्दी किसी छांव या पनाह की जगह ढूंढनी होगी, यहाँ ज़्यादा देर रुकना खतरनाक है। वो सभी धीरे धीरे आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने दूर एक पुराना खंडहर दिखाई दिया। दीवारों पर अजीब अजीब चिन्ह बने थे, बिल्कुल वैसे जैसे डंडे पर थे। उन्होंने अंदर कदम रखा तो ठंडी हवा का झोंका आया और उसी के साथ जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दरवाज़ा अपने आप बंद कर दिया। कीली घबरा उठी, हम फंस गए हैं। पर डॉक्टर रोशन ने टॉर्च जलाई और बोली, शांत रहो, ये जगह शायद वही है जहाँ से सब की शुरुआत हुई थी। कमरे के बीचों बीच एक पत्थर का मंच था जिस पर वही काला क्यूब रखा था, पर अब वो चमक नहीं रहा था, बस हल्की से कंपन हो रही थी। ओवन ने झुक कर देखा, क्या ये हमें यहाँ खींच लाया है? रोशन बोली, शायद ये जगह किसी दूसरे आयाम की है और ये क्यूब इसे जगाने वाले अब तुम लोग हो। इतना कहते ही दीवारें पर उकरे गए प्रतीक चमकने लगे। एक हल्की गड़गड़ाहट हुई और मंच के नीचे से रेत हिलने लगे। सब डर कर पीछे हटे। कुछ ही क्षणों में जमीन फट गई और उसमें से एक विशालकाय हाथ बाहर निकला, वही भयानक हाथ जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। हाथ के साथ ही एक डरावना जीव बाहर निकला, आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और दहाड़ से दीवारें कांप उठी। कैली चीख पड़ी। ओबो ने जल्दी से पास पड़ा एक लोहे का रॉड उठाया, लेकिन उस पर वार उस दानव पर बेअसर रहा। डॉक्टर रोशन ने जोई की तरफ देखा। वो डंडा, क्या वो तुम्हारे पास है? जोई ने हड़बड़ा कर अपने बैग में देखा और हाँ, वही डंडा अब भी चमक रहा था। इसे उठाओ, इसी से कुछ होगा, रोशन चिल्लाई। जोई ने जैसे ही डंडा उठाया, उसके चारों ओर रोशनी फैल गई। बाकी चारों के शरीर पर फिर से वही निशान चमकने लगे। हवा में किसी ऊर्जा की लहर दौड़ गई। दानव ने दहाड़ मारी और उन पर झपटा। जोई ने स्वाभाविक रूप से डंडा आगे किया और एक तेज नीली किरण दानव की ओर चली गई। वो चीखता हुआ पीछे गिर पड़ा, लेकिन मरा नहीं। ओवन चिल्लाया, ये रुकने वाला नहीं है। डॉक्टर रोशन ने कहा, ये वही राक्षस है जिसे एलिमेंटलिस्ट ने अपने रहस्य की रक्षा के लिए बांधा था। जब तक इसे इसकी शक्ति वापस नहीं मिलती, ये हम सबको मार डालेगा। जोई को अचानक अपनी माँ की आवाज फिर सुनाई दी, जोई याद रखो, पेड़ से जुड़ो। वो समझ नहीं पाई कि इसका क्या मतलब है, पर उसने डंडा जमीन की ओर झुका दिया। तभी जमीन से पेड़ जैसी जड़ें निकलने लगी जो चमक रही थी। उस रोशनी ने दानव को घेर लिया। उसकी दहाड़ें धीमी पड़ गई और कुछ ही क्षणों में वो पत्थर बनकर वहीं जम गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। सब थके और हतप्रभ थे। डॉक्टर रोशन ने कहा कि तुम वही हो जिसकी भविष्यवाणी की गई थी। यही डंडा तुम्हें इसलिए स्वीकार कर गया। जोई ने हैरान होकर पूछा, पर हम यहाँ कैसे आए? क्या हम वापस जा सकते हैं? रोशन ने उस क्यूब को उठाया जो अब स्थिर था। उसने कहा, शायद ये दरवाजा फिर खोलेगा, लेकिन किसी कीमत पर इसे दोबारा मत छूना। उन्होंने सब को इकट्ठा किया और जैसे ही जोई ने डंडा ऊपर उठाया, हवा में तेज चमक हुई। अगले ही पल सब लोग वापस म्यूजियम में खड़े थे। चारों ओर अफरा तफरी मची हुई थी, पर किसी और ने कुछ नहीं देखा था, जैसे वो कुछ मिनट नहीं बल्कि सदियों बाद लौटे हैं। तब केटली ने धीरे से कहा, क्या ये सब सच था? जोई ने डंडे को देखा। अब वो शांत था, पर उसके भीतर हल्की चमक अब भी बाकी थी। डॉक्टर रोशन मुस्कुराई, कुछ रहस्य बेहतर है छिपे रहने देना। वो मुड़ कर चली गई और जोई ने खिड़की के बाहर झाँका। दूर आकाश में वही पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ों से रोशनी निकली। वो मुड़ कर चली गई और जोई ने खिड़की के बाहर झाँका। दूर आकाश में वही पेड़ दिखाई दिया जिसकी जड़ों से रोशनी निकल रही थी। शायद कहानी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसी पेड़ के पास एक छाया खड़ी थी। वही वैज्ञानिक जो 100 साल पहले गायब हुआ था, किसी और रूप में वापस लौट आया था। कहानी यहीं पर खत्म होती है, मगर ये शायद बस एक नई शुरुआत। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना।